हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टायर टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश का पॉइंट सीरीज़ देखेंगे, जिसमें हमने पार्ट नंबर 5 तक देख लिया है। इसमें पार्ट नंबर 5 के बाद आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 6। तो चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज कम्युनिकेटिव अप्रोच। आंसर देखिए, कम्युनिकेटिव अप्रोच इज ए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच में जो सीखने वाला होता है वो केंद्र बिंदु होता है। इन दिस अप्रोच एवरीथिंग फ्रॉम फ्लुएंसी ऑफ सेइंग समथिंग। इस अप्रोच में प्रत्येक चीज प्रवाह यानी गति में कही जाती है। एक्यूरेसी एंड एप्रोप्रिएटनेस आर इक्वली इम्पोर्टेंस। यहाँ पर सही और सटीक दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि जो कम्युनिकेटिव अप्रोच होता है उसमें सीखने वाला केंद्र बिंदु होता है, और जो इसमें इस अप्रोच में क्या होता है कि फ्लुएंसी, प्रत्येक चीज़ की फ्लुएंसी देखी जाती है, और साथ ही यहाँ पर सही और सटीक दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ से देखिए, एंड ऑन इफेक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज नीड्स टू ग्रामेटिकली वेल फॉर्म सेंटेंस। और भाषा का प्रभावशाली प्रयोग के लिए यह आवश्यक होता है कि जो भी वाक्य हो वो व्याकरण के नियम के अनुसार हो। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा जो कम्युनिकेटिव अप्रोच होता है इसमें लर्नर केंद्र बिंदु होता है, और इसमें इस अप्रोच में प्रत्येक चीज़ गति के साथ कही जाती है। जो भी आइडियाज होते हैं, जो भी थॉट्स होते हैं, उसको गति के साथ बोला जाता है। और साथ ही यहाँ पे सही और सटीक दोनों ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सही भी होना चाहिए और सटीक भी होना चाहिए। और साथ ही यहाँ पे बात करें तो भाषा का प्रभावशाली प्रयोग, और साथ ही ये भी आवश्यक होता है कि व्याकरण के नियम के अनुसार ही वाक्य हो, वाक्यों का प्रयोग हो। क्लियर। अब हम चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। डिड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशनल अप्रोच। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशनल अप्रोच के विषय में हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 पे है, द सिचुएशन मे बी रियल और कंट्राइव्ड। जो परिस्थितियां होंगी वो वास्तविक भी हो सकती हैं और काल्पनिक भी हो सकती हैं। वंस the bond is established between the expression and the situation, it becomes a part of automatic habit. एक बार परिस्थिति और हाव भाव के बीच संबंध यानी कि तालमेल बन जाए तो यह अपने आप आदत का एक हिस्सा बन जाता है। एक तरह से जब परिस्थितियां और हाव भाव यानी कि एक्सप्रेशन जब एक साथ मिलते हैं तो वहां पर एक कंडीशन बनती है जिसको कहते हैं आदत। तो एक तरह से वो आदत का एक हिस्सा बन जाता है। जब एक्सप्रेशन और सिचुएशन दोनों एक साथ मिलते हैं तो वहाँ पे हैबिट का निर्माण होता है। क्लियर। नंबर 2 पर हम देखें, सिचुएशंस मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जो सिचुएशंस होते हैं, जो परिस्थितियाँ होती हैं, वो सीखने की प्रक्रिया, पढ़ाने और सीखने की प्रक्रिया को उत्तेजित और मज़ेदार बनाती हैं। जहाँ पर जो सिचुएशन होते हैं अलग अलग, यहाँ पे चूँकि यहाँ पे लैंग्वेज की बात हो रही है, सिचुएशन किस में यूज हो रहा है, यहाँ पे लैंग्वेज में यूज हो रहा है। तो लैंग्वेज में अलग अलग सिचुएशन एक्साइटमेंट बढ़ाते हैं छात्रों की भी। साथ ही यहाँ पे शिक्षक अपने छात्रों में एक्साइटमेंट बढ़ाता है कि जिससे कि वो इंटरेस्ट लेकर के चीज़ों को समझे, चीज़ों को सीखें। यहाँ पे सीखने की बात होगी लैंग्वेज की, सिचुएशन के माध्यम से। क्लियर। यहाँ पर नंबर 3 पॉइंट पर हम देखें, मदर टंग इज ऑलवेज लर्नड इन सिचुएशन। अगर हम बात करें मदर टंग की, तो मदर टंग यानी कि मातृभाषा हमारी जो होती है वो हमेशा परिस्थितियों में ही सीखते हैं। क्योंकि जब अगर हम बात करें एक छोटे बच्चे की, जब बच्चा छोटा होता है तो धीरे धीरे परिस्थितियों के कारण ही उसे जो भी आवश्यकता होती है वो अपनी मातृभाषा के माध्यम से कहता है। आगे हम देखें, देयरफॉर द सेकेंड लैंग्वेज शुड आल्सो बी लर्नड इन सेम मैनर। और इसी तरह से अगर हम बात करें सेकेंड
लैंग्वेज की, यानी कि जो भाषा सीखी जा रही है दूसरी भाषा मदर टंग के अलावा, तो इसी तरह से दूसरी भाषा को भी सीखना चाहिए। यानी कि सिचुएशन बेस्ड अगर हम सीखेंगे लैंग्वेज को तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से मदर टंग बच्चे को सीखने में काफ़ी आसानी होती है सिचुएशन के माध्यम से। क्योंकि दोस्तों आप धीरे धीरे जब एक बच्चे को देखेंगे मदर टंग के माध्यम से भाषा को बोलते हुए, तो कभी कभी मदर टंग में वो सारी चीज़ों को सही से क्लियर नहीं कर पाता है। सेम यही कंडीशन होती है सिचुएशनल अप्रोच में। वो धीरे धीरे लैंग्वेज को सीखते सीखते अच्छे ढंग से, परिस्थितियों के माध्यम से लैंग्वेज को अच्छे ढंग से सीखते सीखते वो उसमें निपुण हो जाता है। क्लियर। अब यहां पर हम देखें क्वेश्चन नंबर 27, डिड्यूस द मेरिट ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। यहाँ पे कम्युनिकेटिव अप्रोच की मेरिट हमें देखना है। आंसर में देखिए मेरिट्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। इसमें नंबर 1 देखें, बाय दिस अप्रोच स्टूडेंट्स डेवलप देयर कॉन्फिडेंट एंड ट्राई टू डू बेटर। कम्युनिकेटिव अप्रोच से छात्रों में उनका कॉन्फिडेंस यानी कि उनका जो विश्वास है वो विकसित होता है और वो अच्छा करने का प्रयत्न करते हैं। जो भी चीज़ें हैं उसको ट्राई टू डू बेटर, और भी अच्छा करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो इस अप्रोच के माध्यम से, कम्युनिकेटिव अप्रोच के माध्यम से, जहाँ पर वो वार्तालाप के माध्यम से खुद में एक कॉन्फिडेंस विकसित कर लेते हैं और उस कॉन्फिडेंस के माध्यम से ही वो चीज़ों को और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। क्लियर। अब चलिए नंबर 2 पे हम देखें, दे आर एक्सपेंटेड विथ रूल्स ऑफ ग्रामर एंड कम्युनिकेट प्रॉपर्ली इन गिवन कॉन्टेक्स्ट। वे व्याकरण को जो नियम होते हैं उसे जानते हैं, टू मेक फैमिलियर यानी कि उसको अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयोग करने की कोशिश करते हैं जो व्याकरण के नियम हैं, और जो भी प्रसंग होता है उस पर सही तरीके से बातचीत करते हैं। क्योंकि यहाँ पर वो धीरे धीरे ग्रामर के रूल जानने लगते हैं और उसके बाद जो भी बात होती है, जो भी प्रसंग होता है, जिस टॉपिक पे वो बात कर रहे हैं उस पे वो सही तरीके से बातचीत करना सीख जाते हैं। यहाँ पर हम देखें नंबर 3 पॉइंट पे, स्टूडेंट्स गेट मोर लैंग्वेज प्रैक्टिस बिकॉज नोबडी फील्स इनहेबिटेड बाय ग्रामेटिकल रूल्स एंड डिफिनेशंस। तो दोस्तों यहाँ पर नंबर 3 पर हम बात करें तो छात्र भाषा का अधिक अभ्यास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं अपने आप को व्याकरण के नियमों और परिभाषाओं से इनहेबिटेड महसूस करता है। एक तरह से यहाँ पर हर किसी को व्याकरण के नियम और व्याकरण की परिभाषाएं जो हैं वो सब उन्हें पहले से पता हो जाता है। धीरे धीरे वो उनके यूज में रहते रहते जिस तरह से वो कम्युनिकेट के माध्यम से प्रयोग करते करते वो चीज़ें उनके हैबिट में आ जाती हैं। यहाँ पर प्रत्येक छात्र को अभ्यास से व्याकरण के सारे नियम और परिभाषाएं आसानी से सीख जाते हैं। नंबर 4 पर हम देखें, इट जनरेट्स इंटरेस्ट अमॉन्ग देम एंड दे लर्न टू वर्क इन टीम। इस तरह से उनके बीच आनंद पैदा हो जाता है और वे कार्य को एक टीम में सीखते हैं। क्या यहाँ पर जो भी कम्युनिकेशन होता है वो कहीं ना कहीं 2 पक्षों के बीच होता है, 2 लोगों के बीच होता है। तो इस तरह से वो एक टीम में रहना, साथ ही कार्य करना, यानी पे यहाँ पे कार्य करने का क्या मतलब है कि लैंग्वेज को सीखना, वो इस लैंग्वेज को सीखने में टीम के साथ इंटरेस्ट लेने लगते हैं। यहाँ पर उनके अंदर वो भावना जागृत हो जाती है जिससे कि वो चीज़ों को आनंद लेके सीखना पसंद करने लगते हैं। क्लियर। अब हम देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 पर। दोस्तों आपको जहां भी कोई भी दिक्कत होगी वहां पे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 पे, एक्सप्लेन द एम्स ऑफ टीचिंग पोएट्री। यहाँ पर हमें एम्स ऑफ टीचिंग पोएट्री के विषय में देखना है। तो देखिए आंसर, द जनरल एंड स्पेसिफिक एम्स आर फॉलोइंग। सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य, इसके पोएट्री के विशिष्ट उद्देश्य यहाँ पर नीचे हम देखेंगे। इसमें नंबर 1 है, टू इनेबल स्टूडेंट्स टू अप्रिसिएट द ब्यूटी, राइम एंड स्टाइल ऑफ द पोएम। यहाँ पे देखें, टू इनेबल स्टूडेंट टू अप्रिसिएट द ब्यूटी एंड राइम एंड स्टाइल ऑफ द पोएम। छात्रों को कविता की सुंदरता और उसकी जो राइमिंग स्कीम है और जो
शैली होती है उसको सुनने के योग्य बनाना होता है। पोएट्री का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य, जिसमें जनरल और स्पेसिफिक दोनों आते हैं, सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है कि उन्हें उस योग्य बनाया जाए जिससे कि वो उसकी जो भी पोएट्री है उसकी सुंदरता को वो जाने सुने, और साथ ही उसमें जो भी राइम्स हैं, यहाँ पे राइम्स का मतलब, यहाँ जब आप पोएम पढ़ते होंगे तो सेम ध्वनियाँ जो निकलती हैं, लास्ट वर्ड की जो सेम ध्वनि निकलती है, स्टैंजा जो होता है वहाँ पे लास्ट वर्ड की जो सेम ध्वनियाँ होती हैं उसको राइम्स कहते हैं। जैसे टायर, फायर, क्राई, ट्राई, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं पोएट्री में उनको राइम स्कीम कहते हैं। तो ये राइम्स जो होते हैं, इस राइम्स को एक तरह से इसको लय कह सकते हैं, हम हिंदी में इसको लय कह सकते हैं कि इस तरह से जो पंक्तियां होती हैं पोएट्री की उसको छात्र पढ़ना और सुनना पसंद करने लगता है। इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि इसमें छात्र रुचि लेने लगे। ठीक, नंबर 2 पर हम देखें, द डेवलप ए टेस्ट फॉर पोएट्री रीडिंग एंड राइटिंग। छात्रों में कविता को पढ़ने और लिखने की कला का विकास करना। कला का विकास करने का क्या तात्पर्य कि उनके अंदर उसका स्वाद, एक तरह से यहाँ पे स्वाद का मतलब हम जीभ से टेस्ट लेना नहीं है, बल्कि उसको आंतरिक सुख की अनुभूति होनी चाहिए कि वो पोएट्री को लिखकर या पढ़कर खुद को अच्छा महसूस करे। क्लियर। अब हम देखें नंबर 3 पर, टू डेवलप एस्थेटिक सेंस ऑफ द स्टूडेंट। नंबर 3 पर छात्रों में सौंदर्य और कला की समझ विकसित करना है। दोस्तों यहाँ पर टू डेवलप एस्थेटिक सेंस यानी कि जो भी पोएट्री होती है वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास की चीज़ों से संबंधित हो सकती है, या फिर किसी पर्टिकुलर प्लेस से जहाँ पे नेचर की बात हो सकती है, या फिर कला से संबंधित हो सकती है, या फिर ब्यूटी से संबंधित हो सकती है। तो एक तरह से यहाँ पर छात्रों में सौंदर्य और कला की समझ विकसित करना कि किस तरह से हम पोएट्री के माध्यम से छोटी चीज़ों के विषय में बहुत अच्छे ढंग से वर्णन कर सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से उसके बारे में जान सकते हैं, एक एक के पंक्ति के बारे में, एक एक चीज़ों की। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें ट्रू ब्यूटी की या फिर ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये सारे पोएम जब आप पढ़ेंगे जॉन मिल्टन के तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जॉन कीट्स और जॉन मिल्टन के, तो इसमें आपको बहुत ही अच्छे अच्छे भाव मिलेंगे। एक तरह से इसमें बहुत ही अच्छी उनकी जो कविता का जो सारांश आप जब पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि इतने अच्छे विचार, इतने उच्च विचार कहाँ से इनके अंदर आते थे। तो ये सारी चीज़ें थी पोएट्री का भाव छात्रों के अंदर विकसित करना, एक इमेजिनेशन पावर विकसित करना, जिससे कि वो चीज़ों को और उसकी कला को और उसके सौंदर्य की समझ अपने अंदर विकसित कर सकें। क्लियर। अब यहां पर हम देखें नंबर 4 पॉइंट पे, टू डेवलप द इमेजिनेशन पावर। छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो पोएट्री होती है वो काल्पनिक होती है। जैसे आपने अगर पढ़ा होगा जॉन मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो उसमें एक लाइन थी, 1000 ऑफ एंजल्स करके एक लाइन थी, जिसमें था कि ईश्वर के पास हमारे जैसे लोगों की क्या कमी है, ईश्वर के पास तो हम जैसे हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो उनकी सेवा में हमेशा हाजिर रहते हैं, ऐसी कोई लाइन थी। तो उसमें एक तरह से उसमें इमेजिनेशन की गई थी कि किस तरह से, क्योंकि हमने तो कभी देखा नहीं कि ईश्वर के यहाँ कितने लोग रहते हैं, कैसे रहते हैं, किस तरह से उनकी एक्टिविटी होती है। यहाँ पे एक इमेजिनेशन पावर क्रिएट की गई थी कि इसके माध्यम से वो अपनी कविता को बना रहे थे। क्लियर। तो यहाँ पे इस तरह के इमेजिनेशन पावर विकसित करना होता है कि जो भी पोएट अपने काल्पनिक शक्ति के माध्यम से जो भी रचनाएं कर रहा है, उस रचनाओं को हम छात्रों में भी कल्पना शक्ति का विकास करें। क्लियर। नंबर 5 पर हम देखें, टू क्रिएट लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर फॉर देम। तो दोस्तों लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि उनके बीच अंग्रेजी साहित्य के लिए प्रेम उत्पन्न करना। जो भी अंग्रेजी साहित्य है, क्योंकि अंग्रेजी साहित्य में अलग अलग तरह की पोएट्री के माध्यम से जो छात्र हैं उनमें प्रेम उत्पन्न करना, एक प्रेरणा उत्पन्न करना, जिससे कि वो अंग्रेजी साहित्य को पढ़ें। क्लियर। चलिए अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 29। दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन हम देखें यहाँ पे, व्हाट इज लैंग्वेज गेम्स। लैंग्वेज गेम्स आर एन एडमायरेबल वे टू प्रैक्टिस लैंग्वेज
दे प्लेस लैंग्वेज इन ए सोशल कॉन्टेक्स्ट। लैंग्वेज गेम भाषा के अभ्यास का एक प्रशंसनीय तरीका है कि किस तरह से हम अपने छात्रों में भाषा यानी कि लैंग्वेज सीखने का विकास करें। जो भाषा होती है वो सामाजिक प्रसंग का एक स्थान होता है। एक तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो भी भाषा, उसके माध्यम से हम जो भी सामाजिक गतिविधियाँ हैं, जो भी सामाजिक प्रसंग है, उसके बारे में हम छात्रों को लैंग्वेज यानी कि भाषा के माध्यम से बता सकते हैं। चाइल्ड इज encouraged to use all his linguistic knowledge capacity actively। छात्र उत्साहित होते हैं अपनी भाषा संबंधी ज्ञान का प्रयोग करने के लिए, अपनी क्षमता को सक्रियता से प्रयोग करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें कि किस तरह से यहाँ पर लैंग्वेज गेम के माध्यम से छात्रों के अंदर एक इनकरेजमेंट होता है कि एक तरह से उनके अंदर एक उत्साह जागृत किया जाता है कि किस तरह से वो जो भी भाषा होती है उसकी शैली को जाने, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करें और साथ ही यहाँ पर अपनी क्षमता को और अपनी सक्रियता को विकसित करें। अब हम देखिए यहाँ पर नीचे, लैंग्वेज गेम्स परफॉर्म्ड इन ग्राउंड और टीम एक्टिविटी क्रिएट राइवलरी एंड कोऑपरेशन हैंड इन हैंड। लैंग्वेज गेम्स टीम की सक्रियता के साथ ग्राउंड पर परफॉर्मेंस किए जाते हैं और हाथों हाथ सहयोग करते हैं एक दूसरे का। बहुत ही मुश्किल होता है भिन्नता करना कार्य और खेल में। यहाँ पर देयर इज हार्डली एंड डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड प्ले। तो दोस्तों यहाँ पर लैंग्वेज को सिखाने के लिए एक तरह से यहाँ पर छात्रों के अंदर उत्साह लाने के लिए एक दूसरे का सहयोग किस तरह से करें, किस तरह से खेल के माध्यम से एक दूसरे का सहयोग भी करना और लैंग्वेज को भी सीखना है। यहाँ पर खेल के माध्यम से उन्हें लैंग्वेज यानी कि जो गेम्स होता है उसमें अलग अलग तरह के गेम्स होते हैं जिसमें उस गेम के माध्यम से उन्हें लैंग्वेज तो सिखाया ही जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर एक दूसरे का सहयोग किस तरह से करें ये भी उन्हें सिखाया जाता है लैंग्वेज गेम्स के माध्यम से। और यहाँ पर हम बात करें, बहुत ही मुश्किल होता है यहाँ पे, देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड प्ले। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पर खेल हो रहा है कि कार्य हो रहा है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ बच्चे इस तरह से लैंग्वेज को सीखते हैं खेल के माध्यम से, लैंग्वेज गेम के माध्यम से, कि ये डिफरेंस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि बच्चे खेल रहे हैं कि सीख रहे हैं कि कार्य कर रहे हैं। क्लियर? यहाँ पे वर्क का मतलब है काम करना और प्ले का मतलब है खेलना। तो एक तरह से यहाँ पर वर्क का सेंस यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज सीखने से है कि यहाँ पे बच्चे जो हैं गेम के माध्यम से लैंग्वेज को सीख रहे हैं, यानी कि सीखने का तात्पर्य वर्क से है और यहाँ पे गेम खेल ही रहे हैं क्योंकि यहाँ पे खेल के माध्यम से इन्हें लैंग्वेज सीखना है। क्लियर? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।